जितना कवर हुआ है अपना, उस पोर्शन से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, इनके आंसर लिख के आप उसका पीडीएफ सबमिट करोगे आज की डेट डाल के। ओके। अब मैं सारा पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, जो आपको आंसर देना है वो लिखना है। देखो इसमें जाएगा 5 मिनट, तुम लोग विजिबल है सबको क्या हम लिख रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में डिफरेंट 3 स्टेप्स एंड लोकेशन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, यहीं पे लिख लेना, एंड ब्लड वेसल्स। एक बड़ा क्वेश्चन लिख लेना, सारे इसमें इंक्लूडेड हो। इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आंसर लिख के इसका पीडीएफ बना के सबमिट करोगे तुम लोग। ये हो गया आपका होमवर्क। डेट आज कितनी है? 3 जुलाई। मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ और पीपीटी में ही ऐड कर रही हूँ, और तुम भी इसका स्क्रीनशॉट लो। और ओ शिट, लिया था क्या? चलो मैंने ले लिया।
केशु तुम्हारे अच्छा नोट्स तुमने इस पे कॉपी किया है। अगर नहीं लिया था तो मैंने लिया हुआ है, यहाँ से देख लो, बाद में देखना। चलो, हो गया है तो ठीक है। इनके आंसर लिख के, जी हाँ, आज ही सबमिट करोगे, आज का होमवर्क आज सबमिट। मैंने जितने क्वेश्चन अभी लिखे हैं ना, इसको लिखने में हार्डली 12 मिनट 13 मिनट लगने हैं। लगने भी नहीं है ज्यादा, वन वन लाइन और आंसर है। चलो अभी ध्यान से सुनो। यहाँ तक हुआ आपका कि आपने यूरिन फॉर्मेशन के डिफरेंट स्टेप्स देख लिए, और पूरे स्टेप्स में लोकेशन वाइज एवरीथिंग आई थिंक क्लियर है। ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन वो भी फंडामेंटल एकदम क्लियर है। अभी काउंटर करेंट मैकेनिज्म में वो रिपीट भी होगा। पीसीटी मेन साइट है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन इज रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट। एंड फिल्ट्रेट के फॉर्मेशन के लिए मेन साइट क्या है? ग्लोमेरुलर अपरेटस। ग्लोमेरुलर जो आपका कैप्सूल वाला पूरा यूनिट हो रहा है उसके बारे में क्लियर है। तो यहाँ पे समरी क्या कह रही है कि री एब्जॉर्प्शन 2.2/3 2/3 पार्ट ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, पीसीटी में हो जाता है रीअब्सॉर्ब 100% ऑफ ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एंड अमाइनो एसिड टेक्स प्लेस रीअब्सॉर्ब 65% ऑफ पोटेशियम, 50% ऑफ यूरिया। पीएच इन द फिल्ट्रेट मेंटेन करेगा कि पीएच मेंटेन रह जाए। सीक्रेट्स क्रिएटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर यू ईट प्रोटीन इनटू द फिल्ट्रेट। सीक्रीट मतलब यहाँ ब्लड से, कैपलरी से आएगा अभी भी, कहाँ पे? पीसीटी में। ठीक है क्या? क्रिएटिनिन बाहर निकलेगा एंड इट ट्रांसपोर्टेड टू ट्यूबुलर रीजन। ट्यूबुलर रीजन में भी कौन सा रीजन है? पीसीटी। ऐसे छोटे छोटे लिख के रखोगे ना, तो कौन मॉलिक्यूल कहाँ से क्या जा रहा है वो आपको हमेशा क्लियर रहेगा। ठीक है। अब आज हम देखेंगे डिफरेंट पोर्शन ऑफ ट्यूब्यूल फंक्शंस, इनकी इंपॉर्टेंस ट्यूब्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन अभी एक डिफरेंट, ये सारा अब इसी के अंदर है, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बार बार यही पढ़नी है। क्लियर? तो जो आपका हेडिंग है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, ये स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले का किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? लूप ऑफ हेनले का छोटा सा नोट्स लिख के आई थिंक आप रखा होगा आपने, ये रहना चाहिए आपके पास। इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दैट कनेक्ट्स द प्रॉक्सिमल पीसीटी टू डीसीटी के बीच का जो पार्ट है। द मेन फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो आपका देखो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनना, वो एक बार हो चुका है, वो फिल्ट्रेट से आया हुआ है फिल्ट्रेट, लेकिन उसको एक्चुअली यूरिन को कंसंट्रेट करना, और क्या कंसंट्रेशन उसका रहेगा, क्या चीज बाहर आएगा क्या चीज अंदर जाएगा, ये मेनली डिसाइड हो रहा है। उसमें लूप ऑफ हेनले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आप ध्यान देना, अगर एक पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना है टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो यही होगा, क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले ही है जो मेडलरी रीजन में ट्रांसपोर्ट कर रहा था। एंड मेडलरी रीजन ही वो रीजन है जहाँ पे इंटरस्टिशियल कंसंट्रेशन, ब्लड कैपलरी के बीच का कंसंट्रेशन, एंड जो आपका ट्यूबुलर रीजन है नेफ्रॉन का, उसके कंसंट्रेशन के बीच में, तीनों के बीच में मैकेनिज्म चलती है। एंड एज अ रिजल्टेंट यूरिन कंसंट्रेटेड होता है। ओके। ये बेसिक्स मैंने कई बार बताई, वही बेसिक्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या कह रहे हैं? फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल सब कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट इस पोर्शन से लेना है आपको। पीसीटी is lined by simple cuboidal brush border epithelium। टिश्यू सिस्टम में पढ़ा था ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। व्हाट इज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का मतलब है, हाँ, माइक्रोविलाई प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे। ये हो गया आपका एपिथेलियम। इसके ऊपर ब्रश कैसा होता है? टूथब्रश।
ऐसे ऐसे ब्रशेस जो निकले होते हैं उस तरीके का माइक्रोविलाई प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका, और ये एग्जाम्पल आपने वहां पे भी पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर, पीसीटी का एग्जाम्पल आया था जब आप ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पढ़ रहे थे, तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियम में आपने पीसीटी वहां पे अंडरलाइन किया हुआ है, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। तो पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीजेस, फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, सरफेस एरिया इंक्रीज करना फॉर रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर, which increases the surface area for reabsorption. Nearly all of the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment. की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, एक तो रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा यहीं से हो जा रहा है, उसके बाद क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए किस नेचर ऑफ एपिथेलियम क्या है, ये सब यहाँ के क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इस तरीके से ऑप्शन देगा। देन करेक्ट आंसर इज सिंपल cuboidal brush border epithelium, which increases the surface area of reabsorption. For reabsorption, nearly all of the essential nutrients जो essential है वही वापस जाएंगे, reabsorption मतलब बॉडी में वापस जा रहे हैं, एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस ले रहा है, एंड वाटर्स को ले रहा है, एंड रीअब्सॉर्ब बाय द दिस सेगमेंट। PCT also helps to maintain the pH. दूसरा फंक्शन लिखो, मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का आयनिक बैलेंस, तभी तो वो वापस दे रहा है ना। क्लियर, यूरिन का कंसंट्रेशन कौन मेंटेन कर रहा है, हेनले लू। बॉडी बैलेंस, बॉडी फ्लूइड का बैलेंस कौन बना रहा है, पीसीटी। बाय बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब पीसीटी के अंदर आ रहा है ब्लड कैपिलरी से। क्लियर, सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस। ठीक है, और ये भी वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, तो ये दोबारा सिक्रीट होके आ रहे हैं कहाँ, पीसीटी में, जो अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से नहीं आए थे, और वासा रेक्टा मतलब आपके वहां पे हैं इफरेंट आर्टरियोल से जो कैपिलरी नीचे की तरफ आ रही है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, उस कैपिलरी के पीसीटी के पैरेलल चलने वाली कैपिलरी से ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एनी डाउट? इमेज में देखो हम क्या कह रहे हैं, हम इस पोर्शन पे हैं अभी बेटा, इस वाले पोर्शन को हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेट आया, इस फिल्ट्रेट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इस पीसीटी वाले लेयर में, पीसीटी वाले रीजन में हो रहा है, इस जोन में। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपके पिंकिश कलर से दिख रहा है वो क्या है, रीअब्जॉर्प्शन, मतलब बॉडी को वापस दे रहा है। तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर जा रहा है, कार्बोनिक आयन दिखा रहा है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड दिखा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाएंगे, ये सब चीजें क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। क्लियर, स्टिल कुछ पॉइजनस ड्रग अभी भी अगर वहां पे इफरेंट आर्टियोल में प्रेजेंट है, और वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो वापस आते हैं, इसमें पोटेशियम आयन हो सकता है, H प्लस आयन हो सकता है, ये आपका रहना चाहिए आपको क्लियर। मतलब ये ब्लड से जा रहा है और ये इसमें से बाहर जा रहा है, तो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। इतनी सी बात क्लियर हुई? बोलो, इज इट क्लियर? पक्का? ठीक है, तो आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, ये एग्जाम्पल आप लिख के एक टेबल बना लेना। हाइड्रोजन आयन को यहाँ से सिक्रीशन में दिखा दो, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम सिक्रीशन में। और ये ध्यान रखना, यहाँ सिक्रीशन में और इमेज में एब्जॉर्प्शन में दिया हुआ है पोटेशियम, तो कॉन्ट्राडिक्ट है एनसीईआरटी यहाँ पे। दिस इज द करेक्ट, एक्चुअली होता दोनों प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको दोनों में से एक चूज करना है, तो वो जो भी चीजें हैं वेस्टेज, उसको वो क्या कराएगी, सिक्रीट कराएगी, अपने अंदर वापस लेगा। तो पोटेशियम का सिक्रीशन ऑन डिमांड, अगर बॉडी को पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है, उसी केस में बॉडी यहाँ से इस पोर्शन से नेफ्रॉन से रीअब्सॉर्ब कराएगी पोटेशियम को। आयंस इनटू द फिल्ट्रेट एंड, तो ये निकाल लेना तुम लोग सिक्रीशन के लिए, एंड इधर जो एग्जांपल दिए हैं ये निकाल लेना रीअब्सॉर्प्शन के लिए।
तो पीसीटी का नोट्स लिखो और पीसीटी में क्या रीअब्सॉर्ब, पहले भी टेबल दे ही दिया है, अगर वहां से भी लिखा है तो तुम्हारा कंप्लीट है, बस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख लो वहां पे लिखा है या नहीं और मैच कर लेना। Ions into the filtrate and by absorption of reabsorption of carbonic acid from it, carbonate ion from it. ओके बच्चा, तो सारे एग्जांपल्स ध्यान में रखना है। एक बार इमेज देख लो एनसीईआरटी वाली। अब ये देखो, ये है, इसको पेंसिल से मार्क कर लो, ये इमेज में है गड़बड़ी, थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट है, इट इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सिक्रीशन के लिए उसने डीसीटी को दिखाया हुआ है, डीसीटी तो ऑब्वियसली सिक्रीट कराता है, जो भी अभी अभी तक जो वेस्ट मटेरियल रह गया उसके पास चांसेस कहाँ से अभी एंटर करने के, डीसीटी के पास है। क्लियर, तो इंटरनल कंसंट्रेशन मेंटेन करते हुए वेस्ट मटेरियल अगर कुछ ब्लड में और है, जो ब्लड वहां से अभी कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज पास कर रही हैं, तो वो अभी सिक्रीट कैसे कर सकती हैं, डीसीटी में सिक्रीट कर सकती हैं। तो सिक्रीशन इज मेन फंक्शन, इसलिए सिक्रीशन वाला किसका था, डीसीटी का था। बट यहाँ पे ये नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ मेनली वर्ड यूज करना। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रायोरिटी किसको देना है। ये होगा, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, मेनली पूछेगा तो सिक्रीशन में इसको प्रायोरिटी दे देना है, डीसीटी को। चलो खैर, आते हैं वापस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पीसीटी की बात कर रहे हैं, पीसीटी में हम देख रहे हैं कि पीसीटी में निकलने वाला, इससे देखो आगे की तरफ जा रहा है, मतलब ये आगे चला गया, निकल गया, ये एरो। ठीक है, और इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये ब्लड से आ रहा है, तो ये लिख लो ब्लड, ये लिख लो ब्लड में जाएगा। ठीक है, ये ब्लड में जा रहा है, ये ब्लड से निकल रहा है। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है तो फिर भी बहुत अटेंटिव होके देखो। ब्लड से निकल रहा है, पीसीटी में जा रहा है, दैट इज सिक्रीशन। पीसीटी में फिल्ट्रेट में आ चुका है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, और वो रीअब्सॉर्ब करना है, दैट इज रीअब्सॉर्प्शन, तो वो वापस ब्लड में जाएगा। और ये कैपिलरी एक ही है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, यहाँ से जो स्टार्ट होगी, आपने शुरू का इमेज देखा था, वासा रेक्टा बनाते हुए ये पैरेलली चलेगी, उसी कैपिलरी और ट्यूबुलर रीजन के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल चल रहा है। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट आ जाता है हेनलेस लूप, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर देखा था आपने। रीअब्सॉर्प्शन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हेनले लूप से थोड़ा सा क्वेश्चंस पुट करने के लिए ना बहुत सारी चीजें वेरिएशंस आ जाते हैं, क्योंकि हेनलेस लूप इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म में भी। अभी ध्यान से देखो, रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम, क्योंकि कहाँ हो गया है मैक्सिमम, पीसीटी में। ठीक है, इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। क्लियर? हाउएवर, लिख दिया मिनिमम, लेकिन अभी हाउएवर लगा के कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट देने जा रहा है। दिस रीजन इज प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मार्क करो इसको। अगर ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं करा रहा है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं कराएगा, मतलब मिनिमम करा रहा है, और उस मिनिमम से ही क्या है, जैसे जस्ट सपोज ये हेनले लूप है, चलो इमेज में देखते हैं, ये हेनले लूप है, हेनले लूप में मार्क कर रही हूँ बेटा। ये हो गया आपका हेनले लूप। हेनले लूप में आप ध्यान से देखो, हेनले लूप में अगर ये क्या कह रहा है, दिस रीजन इज मिनिमम, मिनिमम कैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन इसको मेंटेन करना है इंटरस्टिशियल कंसंट्रेशन को, एंड दैट इंटरस्टिशियल कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन मेडुलरी रीजन। ठीक है, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी के बाहर, मतलब ब्लड कैपिलरी है, तीन चीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है, ब्लड कैपिलरीज, मेडलरी रीजन एंड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कहाँ हुआ, इन दोनों के बीच में, मतलब मेडलरी। इसका मतलब यहाँ का कंसंट्रेशन, यहाँ की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ से एज ए रिक्वायरमेंट सॉल्ट इसके अंदर आ भी सकते हैं, जैसा तुम देख रहे हो यूरिया आ रहा है इधर से। ठीक है, और इसके अंदर से सॉल्ट जा भी सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके अंदर से वाटर निकल रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर निकलता है, वाटर निकलने से ऑब्वियसली वाटर जिधर जा रहा है उधर सिचुएशन क्या होगी, डाइल्यूशन होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पढ़ाएंगे ये सब, पूरा काउंटर करंट में आएगा, लेकिन अभी समझ में आ रहा है?
एक लाइन आया है कि मेडलरी में कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है। कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए? या तो वाटर होगा, या तो वाटर होगा, या तो सॉल्यूट होगा, मतलब सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सॉल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन हाई, वाटर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन लो, मतलब सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन का हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। और इस चीज को मेंटेन करने में हेनले लूप इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दैट इज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, ये काउंटर करंट, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और तभी ये पॉसिबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या मतलब? उसी की वजह से ये हो सकता है कि यूरिन का फॉर्मेशन कंसंट्रेटेड हो रहा है। ठीक है, चलो आई थिंक समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मार्क करना ऑस्मोलर, इसका मेन फंक्शन में आप देख लिखोगे ऑस्मोलैरिटी ऑफ, मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और हाई क्यों लिखा है? जितना आप डेप्थ में जाते हो ना, जितना डेप्थ में जाओगे, मेडलरी का अपना भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। रुको एक दूसरी इमेज हम दिखाते हैं। देखो, ये वाली काउंटर करंट मैकेनिज्म की इमेज है। यहाँ पे देखो, मेडलरी के अंदर अपना एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। व्हाट इट मीन्स? मेडलरी रीजन में आप डेप्थ में जा रहे हो तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, मतलब दो पॉइंट के बीच में आपको हमेशा डिफरेंसेस दिखेगा। तो मेडलरी के अंदर खुद भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। इट इज नॉट होमोटोनस कि एक ही जैसा यहाँ यहाँ पूरी जगह एक जैसा प्रेजेंट हुआ है। ठीक है बेटा? दैट्स वाई जितना डीप हेनलेज लूप होता है उतना कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन पर्टिकुलर एनिमल जिसमें जितना मेडलरी नेफ्रॉन के काउंट ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर मेडलरी नेफ्रॉन डेप्थ में होती है, उससे उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन। ओके बच्चा, क्लियर है? द डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब की बात हुई, द डिसेंडिंग लिम्ब नहीं, डिसेंडिंग लिम्ब की बात हो रही है। अच्छा यहाँ पे देखो, पहले इन्होंने असेंडिंग लिम्ब की बात की, असेंडिंग लिम्ब बाद में आती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन या मतलब पढ़ने में फ्लो तुम्हारा नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, आप हेनले लूप में एंट्री किए हो तो पहले डिसेंडिंग लिम्ब आएगी ना, तो पहले डिसेंडिंग लिम्ब लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ असेंडिंग लिम्ब लिखा हुआ है, ये भी चीज ध्यान रखना। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, इसलिए मैंने अभी जो इमेज दिखाया वो डिसेंडिंग लिम्ब का था, और वहां पे आप देख रहे हो वाटर मॉलिक्यूल खूब अच्छे से बाहर निकल रहा है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। अब ये आपके क्वेश्चन है, कौन सा ज्यादा परमिएबल है वाटर के लिए? तो ऑब्वियसली लिखा हुआ है डिसेंडिंग लिम्ब, तो डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, और ये पहले पॉइंट आना चाहिए। बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ऑलमोस्ट लिखा है, जा सकता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। क्या लिख रहा है ये? दिस कंसेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट्स मूव डाउन। इट मीन्स कि जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जा रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में, वाटर मॉलिक्यूल निकलते जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल के निकलने की वजह से वाटर बाहर की तरफ निकल रहा है, तो अंदर का जो आपका फिल्ट्रेट रह गया है वो क्या होगा? ऑब्वियसली वो कंसेंट्रेट हो रहा है या डाइल्यूट हो रहा है? बताओ फटाफट। कंसेंट्रेट हो रहा है ना, किसी सॉल्यूशन से वाटर मूव कर गया तो डाइल्यूशन होगा, कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन, ये लाइन एकदम क्लियर रहनी चाहिए। इसका मतलब हाइपरटोनिक कंडीशन अंदर आ रही है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें टर्म नहीं एक्सप्लेन करूंगी, मैंने इसलिए मैं ऑस्मोसिस बहुत फोर्सफुली मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। ऑस्मोसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब मैं जो बेसिक लेक्चर तुम्हारे शुरू शुरू के 60-60 लेक्चर गए हैं ना, वहां पे इसलिए ही उस लेक्चर को लिया जाता है ताकि आपका बेस एकदम अच्छे से प्रिपेयर है। तो हाइपरटोनिक यू नो, ठीक है, वाटर बाहर निकला तो सॉल्यूशन बिकम हाइपरटोनिक। ठीक है, इसका मतलब जो सबसे ज्यादा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है वो अभी तक यहाँ तक जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें इस लोकेशन पे हेनलेस लूप के नीचे एकदम। ओके, नाउ क्या स्टार्ट हो जाएगी? असेंडिंग लिम्ब स्टार्ट हो गई। असेंडिंग लिम्ब स्टार्ट हुई, क्या कह रही है? इज इम्परमिएबल टू वाटर, मार्क करो, परमिएबल टू वाटर डिसेंडिंग लिम्ब, इम्परमिएबल टू वाटर असेंडिंग लिम्ब, टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
यहाँ पे क्या था, ऑलमोस्ट इम्परमेबल, मतलब दोनों में अगर आपको प्रायोरिटी देनी है तो असेंडिंग लिम्ब को आप प्रायोरिटी दोगे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, एक्टिवली एनर्जी यूज करके और पैसिवली विदाउट यूजिंग एनर्जी, दोनों ही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म चल सकती है। इट डिपेंड्स कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। Therefore, as the concentrated, ये समझ में आया? असेंडिंग लिम्ब की कहानी बता रहा है, ये जो अब ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये क्या कह रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट निकल सकता है, मतलब NaCl अगर हम ध्यान में रखें तो NaCl यहाँ से निकल रहा है, एंड वाटर के लिए ये रीजन क्या हो गया, इम्परमेबल हो गया। क्लियर? Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडलरी फ्लूइड। अब मुझे बताओ जरा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर से सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स मूव कर रहे हैं, तो ये डाइल्यूटेड होगा या कंसंट्रेटेड रह जाएगा? यहां से वाटर निकला, इट बिकम्स कंसंट्रेटेड। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब कंसंट्रेटेड में से हम सॉल्ट को निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट को निकाल रहे हैं, तो जो भी वाटर अंदर प्रेजेंट रह गया था वो बेटा डाइल्यूट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट? डाइल्यूटेड रहेगा, वेरी गुड। वाटर को ऐड नहीं किया गया है इस डाइल्यूशन के लिए, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ जब वाटर ट्रांसपोर्टेशन ही रुका हुआ है तो इम्परमेबल हो गया है, तो ये डाइल्यूट कैसे होगा? डाइल्यूशन की दूसरी भी तो मेथड है, आपने अंदर से मॉलिक्यूल निकाल लिया, अंदर से सॉल्यूट कम कर दिया, तो भी तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ गया, ठीक है। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे आ गया एकदम क्लियर कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज वेयर। फिल्ट्रेट का सबसे हाई कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा? लूप ऑफ हेनले के डेप्थ में। ओके, एट द एंड ऑफ असेंडिंग एंड एट द एंड ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब एंड स्टार्टिंग ऑफ असेंडिंग लिम्ब में जो सबसे कंसंट्रेटेड यूरिन रहता है वो यहीं पे रहेगा। ओके, यूरिया का अमाउंट नहीं पूछ रहे हो, यूरिन में जो वाटर मॉलिक्यूल हो गए आपके वो कंसंट्रेटेड यहीं पे है। ठीक है, सॉल्यूशन की बात किया जाए। चलो आगे देखते हैं। अब आती है बारी डीसीटी की। डीसीटी क्या कह रहा है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंडीशनल जो रेगुलेशन से आपको रिलेट करेगा, मतलब बॉडी ने कहा है कि नॉर्मल एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, वी नीड मोर वाटर, वी नीड मोर थिंग्स, मोर इलेक्ट्रोलाइट्स, देन रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन डीसीटी, अदरवाइज इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ पीसीटी। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। सोडियम कभी अकेले नहीं जाएगा, इस पोर्शन में सोडियम अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को लेके जाता है, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। वही जो आपको कल एक थोड़ा सा हिंट दिया था ना, जक्स्ट्रा ग्लोमुलर अपरेटस वाला, मैक्युला डेंसा सेल, वो इसी को सेंस करती है। देखेंगे उसका भी डिटेल रेगुलेशन में। ठीक है, तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट आयन। रीअब्जॉर्प्शन मतलब निकल रहा है, सब निकल रहा है, जा रहा है। एंड ये तो हो गया इसका कंडीशनल। जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है? सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट आए उन सभी चीजों का सेलेक्टिव सिक्रीशन यहाँ पे चलेगा। अभी जो ब्लड में रह गया है वो वापस इसमें अभी भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। ठीक है, ब्लड में सोडियम पोटेशियम पोटेशियम बैलेंस गड़बड़ होगा तो वो पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है डीसीटी को। इज इट क्लियर? तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया। रीअब्जॉर्प्शन किसको कराया? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। लिख लेना इमेज में यहाँ पे कंडीशनल। ऐसे लिखने से तुम्हें मेन फंक्शन जब क्रिएट चूज करना पड़ेगा ना, दोनों ऑप्शन आएगा, तो तुम्हें समझने आएगा कि दिस इज द कंडीशनल पोर्शन एंड दिस इज द मेन फंक्शन। दैट्स वाई यूरिन फॉर्मेशन है, आप थर्ड स्टेप पे जब आप सिक्रीशन लिखते हो तो सिक्रीशन की बात करते हो, देन यू मेंशन द डीसीटी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बोनेट आयन, ये सभी कंडीशनल रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं।
तो ये मेन फंक्शन नहीं होगा, ये रेगुलेटरी फंक्शन है। एंड पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, ये सब चीजें यहाँ पे सिक्रीट हो रही है। जो भी रह गया है क्रिएटिनिन वगैरह उसके अंदर होगा, वो सब अभी डीसीटी में सिक्रीट होके आ सकता है। तो दैट इज द मेन फंक्शन एंड इट इज सिक्रीशन प्राइमरी फंक्शन। इज इट क्लियर बच्चा? हो गया? अगेन रिकॉल करो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट आया, पास हो रहा है पीसीटी की तरफ। पीसीटी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन को शो करता है। रीअब्जॉर्प्शन में सबसे पहले तो वो वाटर को वापस देगा, क्योंकि आपको वो 180 लीटर 200 लीटर वाला कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलना है। हमारी बॉडी को जितना वाटर चाहिए वो किडनी ही दे रही है, उसको वापस सप्लाई देती है। तो उस चीज के लिए आपको ये ध्यान, इसलिए बोलते हैं ना कि पानी अच्छे से पीना चाहिए। किडनी ऑलरेडी इतना काम कर रही है, अगर आप पानी तो भी नहीं अच्छे से पियोगे तो किडनी पे लोड ज्यादा बढ़ते हैं, और ऐसे लोगों के ही किडनी में फिर स्टोन और किडनी की फंक्शनिंग धीरे 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 डाउन होती जाती है। अदरवाइज मैं तुम्हें एक फैक्ट बताऊं किडनी का, किडनी हमारे बॉडी की सबसे ज्यादा कहें कि फंक्शनल में सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग करने वाली ऑर्गन है किडनी, जिसमें आप एक किडनी के अच्छे होने से, हेल्दी होने से यू कैन क्रॉस द 125 ईयर्स। तो आपके आसपास कोई भी किडनी का जो भी डायलिसिस वगैरह करा रहा है, ये आप समझ जाना कि उसने अपनी किडनी की तो बैंड बजा रखी थी। एक किडनी से हर कोई 125 साल 120 साल सरवाइव कर सकता है, और हमें गॉड गिफ्टेड 2 किडनीज मिली है। तो एक किडनी खराब हुई तो भी दूसरी किडनी से हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब जो उनकी बैड हैबिट्स होती हैं, और वो जो वाटर का कंजप्शन है, जो वो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड पूरे हैबिट में रहते हैं थ्रू लाइफ, तब उनकी कहीं जाके किडनी खराब होती है एंड उसका कोई इलाज नहीं है। किडनी का कुछ नहीं इलाज है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है, सिर्फ किडनी को रिकवर नहीं किया जा सकता है। एक बार किडनी की ये देखो, इसको ऐसे समझो कि आपका फिल्टर खराब हो गया। आपका फिल्टर खराब हो गया तो आप उसकी फिल्टर फिल्टर की यूनिट ही चेंज कर सकते हो ना, और कुछ तो ऑप्शन नहीं है। तो फिल्टर की यूनिट अपनी किडनी हो गई, तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा है। उसकी कंडीशन आपका बॉडी किडनी को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत, मतलब आपको बहुत सारे शुगर वाली प्रॉब्लम नहीं होनी, बीपी, इन सब चीजों का पेशेंट में बहुत एक बैलेंस देखने के बाद ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। तो मैं क्योंकि हॉस्पिटल में मैंने बहुत सारा टाइम बिताया, तो मैंने ये वाला डिपार्टमेंट जो देखा था, इसमें मतलब किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। बॉडी उस लायक ही नहीं बची है कि वो दूसरी किडनी को ले सके। तो इस केस में बहुत सारा किडनी ट्रांसप्लांटेशन का केस हो नहीं पाता है, और वो उस पर्सन का सर्वाइवल, ऐसा नहीं है कि उसकी डेथ होगी, लेकिन उसका सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस पे डिपेंडेंट है। उसको वीकली जाना पड़ेगा अपने ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। समझ रहे हो? थोड़ा मेडिकल टर्म से रिलेट करो तो तुम्हें समझ में आएगा। उसको वीकली जाना पड़ेगा अपने जो उसके नाइट्रोजनस वेस्टेज एक्युमुलेट हो रहे हैं उसको क्लियर कराने के लिए, उसको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो इसलिए वो थ्रू लाइफ डायलिसिस पे रहते हैं, और आफ्टर डायलिसिस दे कैन सर्वाइव 10 साल 20 साल, ठीक है, हो सकता है पूरी लाइफ ही डायलिसिस चल रही है। अच्छा खासा लॉन्ग लाइफ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि पैरेलली और कोई प्रॉब्लम ना आ जाए बॉडी में। तो किडनी बहुत ही ज्यादा खुद ही बहुत स्ट्रेस में रहने वाला और अच्छा परफॉर्मर है हमारा, लेकिन उसकी जब एक सिंपल सी चीज जो वाटर का इंटेक कम करता है, वाटर का इंटेक अगर कम हुआ है तो ऑब्वियसली किडनी पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन आप याद रखो, अब स्टूडेंट हो, आप लोग आगे मेडिकल फील्ड में जाने वाले हो, तो इस पोर्शन को याद रखो। ये वाटर हमारा 180 लीटर वाटर की सप्लाई इसने मेंटेन करने में अपनी जान जी जान लगा रखी है, और हम इसको जो 2-3 लीटर पानी पीना है वो भी नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जाके तो डैमेज होगा। क्लियर? दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आती है। तो खैर वापस आ जाओ। तो पीसीटी में वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन चल रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो आ गए, अमाइनो एसिड जो आ गए, छोटे छोटे मोनोमर्स जो आए हैं, वो रीअब्जॉर्ब होंगे मेनली इन पीसीटी, एंड देन फिल्ट्रेट ट्रांसपोर्टेड टू हेनलेज लूप। हेनलेज लूप में ट्रांसपोर्टेशन के बाद वाटर बाहर की तरफ निकलने लगता है, इट बिकम्स कंसंट्रेटेड। तो हेनलेज लूप में कंसंट्रेटेड हो रहा है, वाटर बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका मतलब वो मेडलरी स्पेस में गया, मेडलरी इंटरस्टिशियल स्पेस से उसने रिक्लेम हो गया है वो कैपिलरीज में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और ये जो यूरिन का फिल्ट्रेट यहाँ पे चल रहा है, इट बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स द डेप्थ।
कंसंट्रेटेड हो गया। अब दूसरी कहानी आती है, ये हो गया आपका डिसेंडिंग लिम्ब। अब आता है इसको ऊपर उठा लो, तो असेंडिंग लिम्ब की कहानी आती है। असेंडिंग लिम्ब की कहानी में क्या है कि फिर से भाई अब वाटर नहीं निकल रहा है, अब उसके अंदर से सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को निकाल रहे हैं, और इस इलेक्ट्रोलाइट्स के निकलने से जो इंटरनली वाटर प्रेजेंट है इट बिकम्स डाइल्यूटेड। तो यहाँ तक वाटर अच्छा खासा फिर से जो यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में जो फिल्ट्रेट है इट बिकम्स डाइल्यूटेड विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। तो पॉइंट क्या है डाइल्यूशन का, अगर एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आता है तो दैट विल बी द रीजन, नॉट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज रीजन बिहाइंड द कंसंट्रेटेड फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट इन असेंडिंग लिम्ब। ओके बच्चा, जो कंसंट्रेशन मेंटेन हो रहा है, मतलब इसके कंपैरिजन में तुम देखोगे तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा यहाँ पे, मतलब डाइल्यूशन को मेंटेन करेगा। जब हम सिर्फ कंसंट्रेशन बोले तो हम कोई कंपैरिजन नहीं बोल रहे। उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो एक है ही ना, हम उसकी बात करें। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। अब क्या आएगा, कलेक्टिंग डक्ट आएगा। चलो अच्छा, यहाँ पे रिवाइज कर रहे थे ना हम लोग, तो डीसीटी में आगे, डीसीटी यहाँ पे अब NaCl रिमूव हुआ, डीसीटी में आए तो डीसीटी में अब जो भी एसेंशियल कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बॉडी अगर डिमांड कर रही है तो वो रीअब्जॉर्ब होंगे, और जो भी वेस्टेज प्रेजेंट है, आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो रखा है ब्लड में, वो यहाँ पे अभी सिक्रीट हो जाएंगे, एंड नाउ फिल्ट्रेट इज ट्रांसपोर्टेड टू कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? कलेक्टिंग डक्ट को देख लेते हैं। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स, ध्यान से मेंशन कर लेना, ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, क्योंकि यही जाके ओपन होगी आपकी माइनर कैलाइसिस में। समझ रहे हो? तो ये कैसे रीजन में प्रेजेंट है, देखो इमेज देखो फिर से, ये यहाँ से ये कॉर्टिकल रीजन है, ये मेडलरी रीजन है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो इमेज में, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो कॉर्टेक्स से स्टार्ट होके डेप्थ ऑफ मेडुला तक जा रहा है, हेनलेस लूप के नीचे भी जाएगा, और फिर ये मेडलरी तुम्हारा माइनर कैलाइसिस में जाके ओपन हो जाएगा मेडलरी पैपला के थ्रू। ओके बच्चा, ठीक है। कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन। अभी भी वाटर का रीअब्सॉर्प्शन फिर से स्टार्ट हो गया, और जो भी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अभी मेंटेन करना है, वो अब कलेक्टिंग डक्ट में फॉर्मेशन चलता रहेगा। वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो सकता है ऑन डिमांड, यहाँ पे एक्वापोरिन्स को फॉर्म किया जा सकता है। व्हाट इज एक्वापोरिन बेटा? व्हाट इज एक्वापोरिन? एज पर रेगुलेशन यहाँ पे एक्वापोरिन का फॉर्मेशन बढ़ाया जा सकता है, और उससे वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जा सकता है टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। वाटर गया तो यूरिन का कंसंट्रेशन और बढ़ेगा। दिस सेगमेंट अलाउज पासिस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमें ऐसा लगता है यूरिया तो यूरिन में निकल जाना चाहिए, नहीं, एक उसका लॉजिक भी है। जो आपको मेडलरी कंसंट्रेशन बना के रखना है, एक ग्रेडियंट बना के रखना है, उस लॉजिक के लिए आपको सॉल्ट आयंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेडला में भी भेजना है। तो दिस सेगमेंट यहाँ पे मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। allows passage of a small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity। जो concentration है उसको बनाए रखने के लिए यूरिया यहाँ से सिक्रीट होगा, मतलब कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल फॉर द यूरिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यूरिन में से यूरिया बाहर आ रहा है, यूरिन में से यूरिया बाहर आ रहा है, दैट इज नॉट अजूबा। ठीक है, उसका रीजन यह है कि मेडलरी स्पेस में उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को हाई करना होगा, तभी वाटर मूव कर पाएगा। ठीक है, अंदर ही कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो वाटर ऑलवेज, जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है तो वाटर कम रहेगा। वाटर को मूव कराना है, मतलब कंसंट्रेशन को एक ग्रेडियंट बना के रखना होगा, और वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ वाटर मूव करता है, टुवर्ड्स द अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। वाटर अपने हाई टू लो, और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लो सॉल्यूशन टू हायर सॉल्यूशन। तो इस मूवमेंट के लिए वहां पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, एक सॉल्ट बैलेंस बनाना है,
जिसके लिए यूरिया सिक्रीट होगा, यूरिया बाहर आएगा। ठीक है, यूरिया को कलेक्टिंग डक्ट बाहर रिलीज करेगी और वो कहाँ आ जाएगा, मेडलरी इंटरस्टिशियम में। मेडलरी इंटरस्टिशियम से कहाँ जाएगा, अगेन असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, हेनलेज लूप की असेंडिंग लिम्ब में जाएगा। असेंडिंग लिम्ब से वो फिर कलेक्टिंग डीसीटी में जाएगा, एंड डीसीटी उसको फिर से कलेक्टिंग डक्ट में भेज देगी। तो ये एक साइक्लिक है, यहाँ पे एक साइकिल है, अभी हम बताएंगे, ये फिर से आएगा तुम्हारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक। अब जैसे जैसे आयन वगैरह इधर उधर मूव हो रहे हैं तो आयनिक बैलेंस और पीएच तो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता रहता है, और फंक्शनिंग जो एक्चुअली में मेंटेन रखना है उसको मेंटेन रखेंगे। ऑफ ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन, इंपॉर्टेंट है सेलेक्टिव, क्लियर, सिक्रीशन ऑफ H प्लस एंड K प्लस आयंस। इसलिए कलेक्टिंग डक्ट तक आपका क्या हो रहा है, पूरा का फॉर्मेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन लास्टली जाके कंप्लीट कहाँ हुआ, कलेक्टिंग डक्ट में, बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी के अकॉर्डिंग वो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, इवन वो यूरिया को भी अपने अंदर से निकाल रहा है टू मेंटेन द कंसेंट्रेशन ऑफ मेडलरी इंटरस्टिशियम। ओके, क्लियर। चलो, जितना भी समझ में आ गया उतना काफी है। अब देखते हैं दूसरा, सेकंड हेडिंग देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट। ठीक है, एंड दिस इज द टफेस्ट। आपको हैरानी होगी जान के कि किडनी का जो सबसे टफ पोर्शन माना जाता है वो रेगुलेशन नहीं, वो काउंटर करंट मैकेनिज्म माना जाता है। एंड अगर आपको ऑस्मोसिस क्लियर है, आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्लियर है, यू नो द ऑस्मोलैरिटी, यू हैव फंडामेंटल क्लैरिटी ऑफ कैपिलरीज, यू हैव फंडामेंटल क्लैरिटी ऑफ नेफ्रॉन, देन इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं है। उसी दिन, पहले ही दिन मैंने आपको बताया था कि इसका असेंडिंग, लूप का असेंडिंग मतलब ट्यूबुलर असेंडिंग डिसेंडिंग, और कैपिलरी का असेंडिंग डिसेंडिंग, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये कैपिलरी है तो ये इसका डिसेंडिंग है, और ये ट्यूब्यूल है तो इसका असेंडिंग है, ये ट्यूब्यूल है तो ये इसका डिसेंडिंग है, और कैपिलरी का असेंडिंग है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक तो ध्यान में होना चाहिए, और ये आपको क्लियर है बहुत अच्छे से। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा अटेंशन देके सुनते हो। मैंने ऑलरेडी वो चीजें कवर कर दी है, बट अब यहाँ के हिसाब से एक बार फिर से सुन लो। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, अमोनोटेलिक है नहीं, मैमल्स है यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक भी नहीं है, तो यूरिन में ब्लड तो सॉरी यूरिन में वाटर का कंसंट्रेशन जाएगा, लेकिन वो क्या रहेगा, बहुत ही कंसंट्रेटेड, नहीं कि ना कि एक्वाटिक की तरह हम बहुत ही डायल्यूटेड यूरिन नहीं होगा। द हेनलीज लूप एंड वासर एक्टा, अब देखो मैंने जो बोला था वही पॉइंट आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रूल अगर कंसंट्रेशन फॉर्मेशन में आपको देना है फिल्ट्रेट का, दैट टेक्स प्लेस इन हेनलीज लूप एंड by the counteraction of the Vasarecta and interstitial medullary region. ठीक है, the Henle's loops and Vasarecta play a significant role in this. The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction and thus form a counter current. The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction, मतलब एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है और दोनों काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनको क्लियर देना चाहिए कि चलो आगे लिखा हुआ है, thus forms a counter current. The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in a counter current pattern. ठीक है, एक तो ये खुद के भी काउंटर करंट में है, मतलब एक तरफ नीचे आ रहा है एक तरफ ऊपर जा रहा है, एक तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है एक तरफ कंसंट्रेशन घट रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, एक तरफ कंसंट्रेट हो रहा है। क्लियर, ये भी एक काउंटर हो गया। और फिर जब पैरेलली कैपिलरीज चल रही है तो कैपिलरी कैसे कर रही है, यहाँ का कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो रहा है, मतलब इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा, ये रीअब्सॉर्ब हो रहा है ना, यहाँ से कुछ निकल रहा है तो इसके अंदर जा रहा है। अगर NaCl यहाँ से निकला था तो उसको स्टोर कौन कर रहा है, उसको ले कौन रहा है, ब्लड कैपिलरीज ले रही है। ब्लड कैपिलरीज ने लिया तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यहाँ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, वाटर बाहर जा रहा था, तो ब्लड कैपिलरीज ने वाटर को ले लिया, वाटर को लेते ही उसका कंसंट्रेशन घटेगा, डाइल्यूट हो रहा है। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ एक पूरा काउंटर करंट चल रहा है बिटवीन द
capillaries and tubule, and between the two ascending and descending limbs of capillaries its own and tubule its own. ओके बच्चा, क्लियर है? समझ में आई बात? चलो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी सब समझ में आ जाएगा। द प्रॉक्सिमिटी, जैसे प्रॉक्सिमल एंड था वैसे ही प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब नियर, कितने पास में है, दोनों पास पास है, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा, तभी हम इसको क्या बोल रहे थे, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, और पेरी ट्यूबुलरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का वो पोर्शन जो हेनलेस लूप के पैरेलल चल रहा है उसको वी कॉल्ड वासा रेक्टा। ठीक है, तो द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा, पास पास है तभी ये पॉसिबल है। अगर जस्ट सपोज हेनलेस लूप यहाँ है, वासा रेक्टा यहाँ मेडुला में प्रेजेंट है, तो थोड़ी ना इनके बीच में इतना एक्यूरेट हो पाएगा। as well as the counter current in them help in maintaining and increasing, तो दोनों रीजन है इसके लिए। as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium। क्लियर? ठीक है बच्चा, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या हो गया, मेडुलरी की डेप्थ तक जो आपके, एक तो इंटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम हो गया, फिर इनर मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में वेरिएशन है, जितना आप डेप्थ में जा रहे हो बढ़ता जा रहा है, 300 से डेप्थ तक जाओगे तो ये डिफरेंट चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब नोट डाउन कर लो, फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, इसका फुल फॉर्म लिख लो, लिख दूं? पढ़ा होगा शायद केमिस्ट्री में तुम लोगों ने, ये भी लिख ही लो, पर लीटर। ठीक है, इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द इनर मेडुला। क्लियर है? ये -1 समझ में आता ही होगा, पर को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉस्ड बाय NaCl एंड यूरिया। बेटा सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया दो ही आपने देखा यहाँ पे जो मेन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप सिक्रीट कर रीअब्सॉर्ब कर रहा था, मतलब रिलीज कर रहा था NaCl को, और कलेक्टिंग डक्ट से आपने देखा यूरिया आ रहा था। ठीक है, तो ये यूरिया और NaCl जो आ रहे हैं और पैरेलली जहां जैसे वाटर आ रहा है, तो ये मेंटेन कर रहा है कि वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरीके से मेंटेन रहेगा। इट मीन्स कि depth towards the depth there is high concentration of NaCl and urea in interstitial medullary space. Okay, NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop, देख लिया हमने, which is exchanged with the descending limb of vasa recta। जो निकल रहा है वो interstitial medullary region से होता हुआ जाएगा कहाँ, ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज क्या है, पैरेलली असेंडिंग लिम्ब के लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब के पैरेलली डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, उसमें जाएगा। अब टोटल अमाउंट तो नहीं जाएगा ना बेटा, तभी तो मेडुलरी रीजन में भी आपको इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कंसंट्रेशन मेंटेन करना है। तो क्या कह रहा है कहानी, कहानी ये कह रहा है कि ये असेंडिंग लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले से NaCl निकला, मेडुलरी रीजन में आया, देन इट ट्रांसपोर्टेड टू डिसेंडिंग, ये नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ये एब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ कितने मॉलिक्यूल निकले, कितने एब्जॉर्ब हुए, और बीच में कितने प्रेजेंट है, दैट all together form a concentration gradient for the transportation of molecules between this system. Are you getting this point? Now क्या कह रहा है, NaCl is returned to the interstitium Helix loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta by the ascending portion of vasa recta। अब vasa recta को भी मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस बढ़ाना, बना के रखना है कंसंट्रेशन, तो उसने क्या कर दिया, NaCl को फिर से रिलीज करने लगा।
जब NaCl को वो रिलीज करेगा तो वहां पे कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। यहीं पे लिख लो ब्रैकेट में। जिस जब जब आपको हेनलेज लूप के अंदर कंसंट्रेशन हाई दिखेगा, तब तब आपको कंसंट्रेशन वासा रेक्टा का लो दिखेगा। और ये कभी भी इतना लो नहीं होगा कि वो वाटर के ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है उसका अगर हम सबसे बड़ा फंक्शन बोले कि उसको वाटर को रिक्लेम करना है, वाटर को रिक्लेम करने के लिए उसको हमेशा अपना एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करके रखना है बेटा। ठीक है, तो ये इतना डाइल्यूटेड भी नहीं होगा कि वाटर उसकी तरफ मूव कर जाए। जैसे देखो, डाइल्यूट डाइल्यूट वाटर ऐसे तो मूव नहीं करेगा ना बेटा, आइसोटोनिक कंडीशन हो जाएगी। तो इसका कंसंट्रेशन इसको हाई बना के ही रखना है। इसलिए कभी भी, एक क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कभी भी वासा रेक्टा का कंसंट्रेशन इतना बेलो नहीं होगा कि वो वाटर को इंटर अट्रैक्ट ना कर पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिल दिल हो गया ये, डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड। ओके, समझ में आया ये पॉइंट? चलो, similarly small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop. ascending limb जो बढ़ रहे थे उसमें small amount of urea आ गया। Henle's loop which is transported back to the interstitium by the collecting tubule। ये यहाँ से पूरा घूम फिर के DCT से होके collecting tubule तक गया, collecting tubule इसको फिर से रिलीज कर रहा है। ठीक है, कुछ अमाउंट, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, यूरिया तो यहाँ से जा ही रहा है बेटा एक्सक्रीटरी मटेरियल में, बट इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया यहाँ से फिर रिलीज होगा। ठीक है, तो हेनलेज लूप विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये मार्क कर लेना, ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको बेटर होगा कि आप इनको पॉइंट वाइज ऐसे लिख लो, सिर्फ एनसीईआरटी में मार्क करके मत रहो। काउंटर करंट मैकेनिज्म को आप पॉइंट वाइज लिख लोगे ना, और फ्लो चार्ट बना लोगे, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फिर आपके एमसीक्यू यूं सॉल्व होते हैं। The above described transport of substance facilitated by the spatial arrangement of Henle's loop, मार्क करो, वासा रेक्टा, और मैं तो मानती हूँ भाई इंटरस्टिशियल स्पेस का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, और वो हिडन है, मतलब मिसिंग मतलब लिखा नहीं है लेकिन हिडन है, क्योंकि वासा रेक्टा और हेनलेज ग्रुप के बीच में ट्रांसपोर्टेशन को तो इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड ही मेंटेन कर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई ये भी आप यहाँ पे लिखो और ब्रैकेट में लिखो, या आप अपना पूरा वहां पे मेंशन करके लिखो, पॉइंट में लिखो। So the above described transport of substance facilitated by the spatial arrangement of Henle's loop and Wasser recta is called the counter current mechanism. This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा तभी वो दोनों काउंटर करेंट कर पाएंगे। ये इसमें हिडन है बेटा, समझ जाओ। मेडलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन ही नहीं मेंटेन हो पाएगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करती है ना, तो कितना भी पेरी ट्यूबुलर पास में है, लेकिन उन दोनों के बीच में स्पेस तो है ना, उन दोनों के बीच में स्पेस तो आएगा। दोनों अलग अलग वॉल्व हैं, दोनों अलग अलग वॉल से जा रही हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो स्पेस आया, वहां पे फ्लूइड आएगा। वही फ्लूइड क्या हो गया आपका, मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। ओके बच्चा, समझ में आया? तो प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय द कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। यूरिन कंसंट्रेट हो रहा है। ह्यूमन किडनी प्लेस कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसंट्रेटेड दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। किस चीज की बात कर रहा है ये? इनिशियल फिल्ट्रेट कौन सा था? तुम लोग रिप्लाई करो। व्हाट इज इनिशियल फिल्ट्रेट? बताओ बेटा, सोच के बताओ जरा। रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई।
बताओ, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो मेरे को कंक्लूड भी करना है, फास्ट फास्ट बताओ। एम आई ऑडिबल? मनाली अलम, सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? लास्ट में एक लाइन लिख दिया है, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times concentrated than the initial filtrate formed. What it means? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहला फिल्ट्रेशन कहाँ हुआ था? ब्लड की बात नहीं आ रही ना बेटा यहाँ पे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना, इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब पहला फिल्ट्रेट कहाँ बना था? पहले स्टेप में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। तो ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने तुम लोग पे छोड़ दिया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से बनने के बाद भी जो फाइनली कंसंट्रेटेड यूरिन आपका कलेक्टिंग डक्ट से पास हो रहा है, वो नियरली 4 times कंसंट्रेटेड है। सीधी सी बात है, लिख लो इसको, क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये हो गया थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंप्लीट। नाउ एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं पोर्शन इमेज से, और एकदम ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से हम स्टेप वाइज बोलेंगे, जो थ्योरी में लिखा था वही चीज। ठीक है, आ जाओ, सुनो एकदम अटेंटिव होके। पहला स्टेप था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। हाँ, एफरेंट आर्ट्रियोल आया, इफरेंट आर्ट्रियोल गया। ठीक है, फिल्ट्रेट हुआ यहाँ ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में फिल्ट्रेट बना। फिल्ट्रेट पास हुआ पीसीटी में। पीसीटी में पास हुआ तो सबसे पहले वो पीसीटी वाले पोर्शन से रिक्लेम कर रहा है वापस से कि जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं या छोटे मॉलिक्यूल हैं जो एसेंशियल हैं बॉडी के लिए, उसने उनको रिक्लेम कर लिया अलोंग विद द वाटर। ठीक है, रीअब्सॉर्ब कर लिया, मेन रीअब्सॉर्प्शन हो गया यहाँ पे। क्लियर? इसके बाद बात आती है हेनलेस लूप की। हेनलेस लूप चला गया कॉर्टेक्स रीजन से मेडलरी रीजन में। मेडलरी रीजन में गया तो इसको मेडलरी इंटरस्टिशियल स्पेस के काउंटर करंट मैकेनिज्म से में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जहां पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो रखा है जो टुवर्ड्स द डेप्थ बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब हेनलेस लूप में पैरेलली यहां से पूरा अभी एफरेंट आर्टरियोल जो निकली थी, ये पैरेलली यहाँ पे कैपलरी बना रखी है, वासा रेक्टा आ रहा है उसके पैरेलल में। जब हम हेनलेस लूप की बात कर रहे हैं तो पैरेलल कैपलरी क्या होगी? पेरिट्यूबुलर कैपलरी का पार्ट वासा रेक्टा। अब हमें दिख रहा है इस इमेज में कि यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका 300 मिली ऑस्मोल लिखा हुआ है, अंदर की बात कर रहे हैं जो ट्यूब के अंदर है। ठीक है, वाटर इससे बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, वाटर बाहर निकल रहा है। कंसंट्रेशन देखो 400, 600, एनसीईआरटी का इमेज एकदम ध्यान से देखना, 400, 600, 800, ठीक है, 1000, 1200, यहाँ आप देख रहे हो कि दैट बिकम द मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, ये क्या था? डिसेंडिंग लिम्ब। इसके पैरेलली में हम देख रहे हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब था, इसके पैरेलली में हम देख रहे हैं कि असेंडिंग लिम्ब को देखो, ऑफ वासा रेक्टा। इसको अगर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो इस साइड ये वाली आएगी ना, ये वाली आएगी। तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा था नीचे की तरफ, इसका कंसंट्रेशन घट रहा है ऊपर की तरफ। हो गया काउंटर करंट, यहां से निकल रहा है कुछ और यहाँ जा रहा है कुछ, तो इसका कंसंट्रेशन, यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है तो इट बिकम डाइल्यूटेड। सब पढ़ लिया है बेटा, बस इमेज से मैं कनेक्ट करा रही हूँ, करो एकदम अटेंटिव होके। एग्री किए या नहीं किए? तो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब और इसकी असेंडिंग लिम्ब का ट्रांसपोर्टेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझ में आया। यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे कंसंट्रेशन घट रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि जो वाटर यहाँ से निकल रहा है वो वाटर यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो टुवर्ड्स द असेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा में कंसंट्रेशन घट जाएगा और डाइल्यूटेड होगा वो, क्योंकि वो वाटर को रिक्लेम कर रहा है। छोटा सा पेंसिल से लिख लो यहाँ पे, वाटर रीअब्जॉर्प्शन है इस जो अंदर रीजन लिखा 1800 600 लिखा है, इसका रीजन है वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ओके बच्चा, या यहाँ पे पेंसिल से लिख लो, ये वाटर निकल रहा है और इस वाले लूप में जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पैरेलल
ये है, दो अलग अलग कलर पेन यूज कर लोगे, यहाँ पे क्लियर रहेगा। ठीक है, इसके पैरेलल ये है, एक कलर पेन से यूज करो, इसके पैरेलल ये चल रहा है, इसके पैरेलल ये वाली चलेगी, एक कलर पेन से यूज करना। ओके, मैं अब ये इरेज कर रही हूँ, नहीं तो खिचड़ी यहीं पे पक जानी है। तो वाटर की कहानी हो गई, कंसंट्रेशन समझ में आया कि हम नेफ्रॉन में हेनलेस लूप में टुवर्ड्स द नीचे जब हम जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि वाटर बाहर निकला था। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि वाटर एंटर कर रहा है। और दूसरा रीजन एक और है, NaCl निकलेगा यहाँ पे, NaCl निकलने से भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब आ जाओ दूसरी तरफ, ये हो गया आपका हाइपरटोनिक कंडीशन इन हैनलेस लूप। सबसे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन आपको यहीं पे दिखता है। दैट्स वाई आप ये नहीं कहोगे कि ऑस्मोलैरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। ऊपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट वापस रीअब्सॉर्ब किया गया है, दैट्स वाई वो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कंसंट्रेटेड फिर से डायल्यूटेड हो जाएगा। अब देखो, यहाँ असेंडिंग लिम में, ट्यूब्यूल के असेंडिंग लिम में NaCl निकलना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रहा है तो फिर से देखो 1200 से 900, 600, 400, 300, 200, यहाँ पे क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया। क्वेश्चन आता है, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक हो गया है विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर। कैपिलरी से वाटर नहीं लिया है, सिर्फ NaCl गया है और ये इम्परमिएबल है फॉर वाटर। समझ जाना, बहुत टिपिकल चीज बोल रही हूँ मैं, डाइल्यूशन भी बता रही हूँ, वाटर ऐड भी नहीं हो रहा है, सॉल्यूट बाहर निकल रहा है, सिंपल सी बात है। अब ये जो सॉल्यूट बाहर निकला था, ये जो NaCl बाहर निकले थे, इसको रिक्लेम कौन कर रहा है, वासर एक्टा कर रहा है। तो वासर एक्टा की ये क्या है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब उसकी। डिसेंडिंग लिम्ब में यहाँ पे कंसेंट्रेशन, यहाँ डाइल्यूट हो रहा था तो यहाँ उसका फ्लो देखो, ये कंसेंट्रेट हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि NaCl ऐड हो रहा है यहाँ पे और वाटर बाहर निकल रहा है। बस कहानी खत्म। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है ज्यादा। DCT तो अकॉर्डिंग एज पर रिक्वायरमेंट वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है, सोडियम क्लोराइड को वापस निकाल रहा है। फिर कलेक्टिंग डक्ट एज ए रिक्वायरमेंट वाटर को निकाल सकता है, जब तक कंसंट्रेशन करना है उसको वाटर से सही, पूरा ये रेगुलेशन सिस्टम यहाँ पे आएगा, हार्मोन आएगा, यहाँ पे रिसेप्टर्स आएंगे, सब कुछ आएगा, वो तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि निकालो तो, और यहाँ से ले जाओ भाई, अभी यूरिन फॉर्मेशन आगे नहीं गया है यूरेटर में, तो आपके पास टाइम है कि आप यहाँ से रिक्लेम कर लो। तो रिक्लेम चल रहा है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज है NCERT में मार्क करना, यूरिया, यूरिया सिक्रीट हो रहा है, मतलब रिलीज हो रहा है आपके कलेक्टिंग डक्ट से। कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल मेडलरी स्पेस में, फिर कहाँ जाएगा, असेंडिंग लिम्ब में, हेनलेस लूप के। असेंडिंग लिम्ब से कहाँ गया, DCT में गया, DCT से कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट में गया। तो एक साइक्लिक पूछा जाता है कि साइक्लिक फ्लो ऑफ यूरिया किस पोर्शन में है और किस कौन कौन उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो साइक्लिक फ्लो में कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियल मेडलरी स्पेस, देन आपका हेनलेस लूप का असेंडिंग लिम्ब, एंड उसके बाद DCT से फिर कलेक्टिंग डक्ट, एंड कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो मेडलरी स्पेस, एंड देन अगेन हेनलेस लूप। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में ट्रेवल करता रहेगा। इज इट क्लियर? फिर से सुन लो एक बार, साइक्लिक वाला प्रोसेस, मैं अब सिर्फ यूरिया पे कंसंट्रेट कर रही हूँ बेटा। यूरिया ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन में पास हो रहा है, उसको मेडलरी स्पेस को मेंटेन करना है, इसलिए वो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल रहा है। ये आया तो ब्लड से ही है, ठीक है, लीवर में बना हुआ यूरिया वही है, ट्रांसपोर्टर है। कलेक्टिंग डक्ट से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड देन DCT, एंड देन DCT से कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब ऑस्मोलैरिटी की चीजें देख लो, यहाँ पे 300, 600, 900, 1200 ये जो दिया है, ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है एट द डेप्थ ऑफ मेडला। जितना इंक्रीज होगा उतना इसका काउंटर करंट इससे, यहाँ पे देखो हायर कंसेंट्रेटेड है, मतलब ये बहुत सारा वाटर रिक्लेम कर सकता है। ठीक है, इसलिए लूप ऑफ हेनले जितना डेप्थ जाएगा उतना यूरिन का कंसंट्रेशन हाई हो सकता है, उतना रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एफिशिएंट होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। बताओ कोई डाउट यहां से? ठीक है, और इमेज देख लो। Filtrate entering the descending limb becomes progressively more concentrated as it loses water. Point यही है। Blood in the vasa recta removes water, leaving the loop of Henle.
blood in the vasa recta removes water leaving the loop of Henle. ओके मतलब वाटर को लूप ऑफ हेनले से बाहर कर रहा है, खुद रिमूव नहीं कर रहा है। देखो जो मेरे को पहली बार पढ़ने में कंफ्यूजन हुआ, रिमूव्स वाटर लिविंग द लूप ऑफ हेनले से वाटर को मूव करा रहा है और अपने को एब्जॉर्ब करा रहा है। देखो ये वाला एरो, ये वाला एरो, ये वाला एरो, ठीक है। and then the ascending limb pumps out sodium plus potassium chloride। अब देखो जब आपको अपने लेवल पे फोकस करना है तो 2 पे करोगे आप। एंड फिल्ट्रेट बिकम्स हाइपोऑस्मोटिक, कंसंट्रेशन लो हो रहा है। देखो ये बहुत अच्छा इमेज है एक्चुअली, काउंटर करंट एकदम दोनों पैरेलली दिख रहे हैं। इसमें देखो आप कंसंट्रेशन यहाँ पे भी 1200 है, वसा रेक्टा में यहाँ पे भी 1200 है, बट जैसे जैसे ये इधर की तरफ ऊपर जा रहा है इसका कंसंट्रेशन काफी लो हुआ है 100 तक। और ये क्वेश्चन है, वासा रेक्टा इतना लो कंसंट्रेशन में नहीं जाती है क्योंकि उसको कंटिन्यूअस वाटर को रिक्लेम करना है। तो वाटर को अपने तरफ बुलाने के लिए उसको एक कंसंट्रेशन मेंटेन रखना होता है। दैट्स वाई यहाँ 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर वाला कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। और वाटर ऐड हो रहा है तो इधर असेंडिंग लिम्ब में इसके कंसंट्रेशन डाइल्यूट होता जा रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे NaCl2 ये रिक्लेम कर रही है, ठीक है। शांति से इस इमेजेस को बैठ के देख लो, समझ लो कुछ अपने लैंग्वेज में। बेटा ये सब देखो, जब मुझे कुछ पढ़ना होता था ना, बहुत टफ चीज आती थी, मैं पढ़ने के बाद बंद करके अपने लैंग्वेज में लिखती थी उसको। और जब अपने लैंग्वेज में मैंने लिख लिया और अगर सही लिख दिया तो फिर वो मेरे ब्रेन से वापस जा ही नहीं सकता, वो रहेगा वहां। अब इमेज देख देख के घबराओगे तो घबरा ही जाओगे। कुछ इमेज में नहीं है, सिंपल आपको दिख रहा है भाई कि वाटर यहाँ से रिलीज हो रहा है, कॉर्टेक्स, आउटर मेडला, इनर मेडला। अब देखो मेडलरी रीजन को अगर डिवाइड करके वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आउटर मेडला से कंसंट्रेशन हायर रहेगा इनर मेडला में, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यूरिया की साइकिल देख लो, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकला, वापस हेनलेज लूप में गया, डीसीटी में आएगा, डीसीटी से फिर कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है। और इस क्यों जा रहा है, इस एरिया को मेंटेन करना है उसको। देखो सिर्फ यहां से यहां आना होता तो क्या जरूरत है, वो तो आ तो यही रहा है ना। तो main purpose of transportation of urea is what? To maintain the osmolarity of interstitial medullary space. Is it clear? क्लियर है? अब देखो ये दोनों को एक से एक के ऊपर दूसरे को ले आओ, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। The distal convoluted tubule exchange sodium or potassium into the ultrafiltrate to conserve सोडियम अंडर द एल्डोस्टेरोन रेगुलेशन। अब ये रेगुलेशन के टाइम ही हम बात करेंगे इस पे, इतनी बात समझ में आ गई। अब कॉम्प्लेक्स नहीं करते, एडीएच और एल्डोस्टेरोन ये रेगुलेशन का पोर्शन है, उस पे बाद में जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ, फिर इसको सॉल्व भी करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड बहुत अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर करके अपना एक कमांड बना के इससे आगे जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं दूंगी, मैं इस स्लाइड तक जा रही हूँ इसलिए यहाँ तक आ गए, ठीक है। आप इसको देखो एक बार, स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे तो स्क्रीनशॉट ले लो। हेनलेज लूप में फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बॉटम में सबसे ज्यादा होता है एंड ऊपर कंसंट्रेशन कम होता है क्योंकि अपर साइड से वाटर ज्यादा डिफ्यूज होता है। अपर साइड से वाटर ज्यादा डिफ्यूज होता है, नहीं अपर साइड पे। कौन सा अपर साइड है ये तुम्हारा, असेंडिंग लिम्ब का या डिसेंडिंग लिम्ब का? अगर असेंडिंग लिम्ब का डिसेंडिंग का है ना, डिसेंडिंग में वाटर ज्यादा डिफ्यूज होता है। हाँ बेटा, डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया ना, वाटर ज्यादा है ऑलरेडी इसलिए वहां पे कंसंट्रेशन लो है, डाइल्यूट है। किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर है तो कंसंट्रेशन डाइल्यूट है, वाटर मूव करने लगा तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो होता जाएगा, ये है कॉन्सेप्ट। डिफ्यूजन तो पूरा वो हो रहा है पीसीटी में बेटा अच्छे से, और यहाँ पे भी हो रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब में भी हो रहा है। क्लियर है? हेलो, ठीक है बच्चा, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसका पीडीएफ बना के आप सबमिट कर देना आज। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, खूब पढ़ो लिखो, खुश रहो।